हेलो ऑल। तो आज ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस। ये वैसे बुक्स में शुरुआत में दिया होता है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल एंड में पढ़ाता हूँ क्योंकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है अब इस चैप्टर को लेके, क्योंकि हमने अपनी मेजर थियरी सब कवर कर ली है और उसके बाद आप इस चैप्टर को ज़्यादा अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हैं। वैसे थियरी डेवलप होने से पहले एक्सपेरिमेंट्स होना ज़रूरी होता है बहुत बार फिजिक्स में, साइंस में, और एक्सपेरिमेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टू टेक मेजरमेंट्स लेना इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। तो और जब भी मेजरमेंट ली जाती हैं तो देयर आर एरर्स इन मेजरमेंट, तो वो हम समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में, मेजरमेंट्स एंड एरर एनालिसिस। तो मेजरमेंट्स, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप मेजर कर सकते हैं अलग अलग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से। जैसे लेंथ को मेजर कर सकते हैं आप टाइम को मेजर कर सकते हैं। मास को मेजर करना अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया। मास की जगह हम बहुत बार वेट को मेजर करते हैं और उससे हम मास पता करते हैं, कैलकुलेट करते हैं एक तरीके से मास। करंट को हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एमीटर। तो ये अलग अलग मेजरिंग डिवाइसेस हैं। टेम्परेचर को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस विच आर यूज टू डू मेजरमेंट। तो मेजरमेंट को ज़रा हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो हम समझेंगे वो है कुछ टर्म्स हैं। तो पहला टर्म है यहाँ मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। तो पहला टर्म है यहाँ मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजर्ड वैल्यू? मेजर्ड वैल्यू का मतलब वो वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी की जो मेजरमेंट करके पता चली है हमें, जब हमने वो मेजरमेंट किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से किया है, किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जब हमने वो मेजरमेंट किया है तब जो वैल्यू हमें पता चली है दैट इज मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू उसकी एक्चुअल वैल्यू, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इस पेन की लेंथ की कुछ एक्चुअल वैल्यू होगी और इसकी लेंथ को जब मैं मेजर करने की कोशिश करूंगा विद द हेल्प ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स तो उससे मुझे एक वैल्यू मिलेगी। तो ये जो दोनों चीजें हैं, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, ये सेम होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, बल्कि ट्रू वैल्यू पता करना किसी भी क्वांटिटी का इज नॉट पॉसिबल ही नहीं है ट्रू वैल्यू एग्जैक्टली पता कर पाना। हम मेजर्ड वैल्यू ही पता कर पाएंगे। ट्रू वैल्यू बस हम कुछ टेक्निक्स की मदद से हम ट्रू वैल्यू एस्टिमेट करेंगे, बट एग्जैक्टली वो ट्रू वैल्यू है ये बोलना इज नॉट पॉसिबल। मतलब भगवान आके बोले कि इस चीज की ट्रू वैल्यू ये है तो तभी पॉसिबल है, वरना एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमें कभी भी ट्रू वैल्यू पता नहीं चलती है। वी ऑलवेज गेट मेजर्ड वैल्यू। और ट्रू वैल्यू हम सीखेंगे एस्टिमेट करना। वी विल एस्टिमेट द ट्रू वैल्यू, मींस वी कैन नेवर ऑब्टेन द ट्रू वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो एरर जो होती है किसी भी मेजरमेंट में, एरर, एब्सोल्यूट एरर इज मॉड ऑफ मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का सब्ट्रैक्शन, उन दोनों के बीच का डिफरेंस, उसका मॉड, उसको एरर बोला जाता है, उसको एरर डिफाइन किया जाता है। तो एरर इन मेजरमेंट इज डिफाइंड एज एब्सोल्यूट एरर। हम और डिफरेंट टाइप के एरर्स भी देखेंगे, जैसे परसेंटेज एरर हो सकता है, रिलेटिव एरर भी हो सकता है। दिस इज एब्सोल्यूट एरर। अब जैसे रिलेटिव एरर भी हो सकता है। रिलेटिव एरर जो होगा इट विल बी एब्सोल्यूट एरर which is measured value minus true value divided by true value. This will be relative error. And there can be percentage error. Percentage error will be simply this measured value minus true value upon true value into 100. तो this will be percentage error. तो I think इसमें कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है कि एरर की डेफिनेशन क्या है। तो एरर की डेफिनेशन अगर आप समझे तो इसी से रिलेटेड कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें समझनी ज़रूरी हैं इस चैप्टर को समझने के लिए। तो जो अगली टर्मिनोलॉजी है वो है एक्यूरेसी एंड प्रेसिशन। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्यूरेसी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रेसिशन? एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है और प्रेसिशन का क्या मतलब होता है, ये ज़रा हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एक्यूरेसी एंड प्रेसिशन, दीज टू टर्म्स आर लिंक्ड विथ मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो ये क्या होता है और कब हम बोलते हैं
एक्यूरेसी ज़्यादा है और कब हम बोलते हैं प्रेसिशन ज़्यादा है। तो इसको समझने के लिए मैं एक एनालॉजी लेता हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग एनालॉजी है जो कि हमें एक्यूरेसी और प्रेसिशन को समझने में मदद करेगी। एनालॉजी मतलब एक रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ सिचुएशन जो कि जिसकी मदद से हम ये समझ सकते हैं। तो एनालॉजी है यहाँ पर डार्ट गेम की। तो डार्ट का गेम है, तो डार्ट्स कभी खेला होगा आपने कि डार्ट्स मारते हैं और वो ऐसे गोला होता है, उस पर हिट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा जैसे डार्ट बोर्ड होता है और डार्ट बोर्ड में बीचों बीच बुलजाई होती है। अगर कभी देखा हो आपने, ऐसे बना, इसमें ऐसे करके ये गोले बने होते हैं और तो हम हिट करते हैं और ये डार्ट बोर्ड को हिट, ये जो बुलजाई है उसको हिट करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली हमेशा बुलजाई तो हिट हो नहीं पाती है, मूवीज में हो जाती है, लेकिन रियलिटी में कभी ऐसा हो नहीं पाता है। मतलब कोई भी परफेक्टली हमेशा कुछ डिस्टेंस से हिट करे तो वो एग्जैक्टली हमेशा बुलजाई को हिट करे, इट इज नॉट पॉसिबल। तो अब इमेजिन करिए एक डार्ट बोर्ड है, एक डार्ट बोर्ड है, लेकिन उसमें ये नजर नहीं आ रहा है, हमको नजर नहीं आ रहा है, मतलब ये कुछ मार्किंग्स नहीं बनी है, बुलजाई कहां पर है और ये जो गोले होते हैं वो नहीं बने हुए, मतलब प्लेन डार्ट बोर्ड है एक तरीके से। तो अगर प्लेन डार्ट बोर्ड इमेजिन करें तो हमको एक जनरल रफ आइडिया तो है कि यहां कहीं पे होगा इसका बुलजाई। तो हम इस को हिट करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ डार्ट्स। तो अब फॉर एग्जांपल आप जब डार्ट से हिट करते हैं तो फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से हिट होते हैं डार्ट्स, आपके डार्ट्स कुछ इस तरीके से हिट होते हैं। फॉर एग्जांपल पर्सन ए के डार्ट्स कुछ इस तरीके से हिट होते हैं। नाउ यही ऐसा ही प्लेन डार्ट बोर्ड है और एक दूसरा पर्सन बी है और वो भी इसको हिट करता है। तो फॉर एग्जांपल उसके डार्ट बोर्ड कुछ इस तरीके से हिट होते हैं, मतलब ये बोर्ड्स पे डार्ट्स कुछ इस तरीके से हिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पर्सन, मतलब कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 शॉट मारे, तो यहां भी 8 शॉट मारे, तो ये इस तरीके से हिट हुए। तो ये वाले केस में, ए वाले केस में और बी वाले केस में अगर आप देखेंगे तो कौन सा वाला शूटर ज्यादा एक्यूरेट है और कौन सा वाला शूटर ज्यादा प्रिसाइज है। बहुत बार क्या होता है, ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये मिक्स कर दिए जाते हैं, ऐसा लगता है कि प्रेसिशन और एक्यूरेसी का मीनिंग सेम है, बट ऐसा नहीं है। एक्यूरेसी एंड प्रेसिशन आर डिफरेंट। कैसे, जरा समझेंगे कि ये जो शूटर ए है और ये शूटर बी जो है, तो इन दोनों में से कौन शूटर ज्यादा एक्यूरेट है और कौन सा शूटर ज्यादा प्रिसाइज है। तो ए इज मोर एक्यूरेट देन बी बट बी इज मोर प्रिसाइज देन ए। ये जरा समझेंगे। यहां पर एक्यूरेसी के मामले में ए ज्यादा एक्यूरेट है और प्रिसिशन के मामले में बी ज्यादा प्रिसाइज है। तो एक्यूरेसी किसे बोलते हैं, या हम कब बोलते हैं कि गिवन मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट है या गिवन डिवाइस ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग देता है। तो एक्यूरेसी तब बोली जाती है जब जो मेजर्ड वैल्यू निकल के आएगी डिवाइस के द्वारा वो ट्रू वैल्यू के आसपास आएगी। ट्रू वैल्यू के अगर आसपास निकल के आएगी तब हम बोलेंगे कि हमारा डिवाइस ज्यादा एक्यूरेट है। अगर वो ट्रू वैल्यू से दूर, मतलब ट्रू वैल्यू से काफी ज्यादा डिफरेंस आ रहा है उसका मेजर्ड वैल्यू का, तब हम बोलेंगे डिवाइस उतना एक्यूरेट नहीं है। नाउ जैसे यहां पर ये शूटर बुलजाई के आसपास हिट कर रहा था, लेकिन ये बुलजाई से हमेशा काफी दूर हिट कर रहा है, तो ये ज्यादा एक्यूरेट है। बुलजाई इज रिप्रेजेंटिंग ट्रू वैल्यू। अब जैसे हमें कभी भी ट्रू वैल्यू पता नहीं होती है, तो यहां पर भी हमको बुलजाई दिख नहीं रही है, हमको पता नहीं है कि कोई मेजर्ड वैल्यू निकल के भी आई तो वो ट्रू वैल्यू हो सकता है ट्रू वैल्यू ही निकल के आ गई, लेकिन वो एग्जैक्टली ट्रू वैल्यू है या नहीं है हमें पता नहीं है। और हर बार मेजरमेंट करने पे थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, वो हम पढ़ेंगे थोड़े टाइम बाद। तो ये यहाँ जो मेजर्ड वैल्यू निकल के आ रही है वो ट्रू वैल्यू के काफी आसपास हैं, और यहाँ पर जो मेजर्ड वैल्यू निकल के आ रही है वो ट्रू वैल्यू से काफी दूर है और कंसिस्टेंटली दूर है। तो ये वाला डिवाइस ज्यादा एक्यूरेट बोला जाएगा। तो एक्यूरेसी तब बोला जाता है व्हेन द मेजरिंग डिवाइस इज गिविंग वैल्यूज वेरी नियर टू ट्रू वैल्यूज, तब डिवाइस ज्यादा एक्यूरेट बोला जाएगा। दूसरा प्रेसिशन बोला जाता है अ डिवाइस इज सेड टू बी मोर प्रिसाइज व्हेन द डिफरेंस इन द वैल्यूज ऑफ
measured values in different experiment is different. मतलब अगर different experiments में अलग अलग values निकल के आती हैं, different बहुत ज़्यादा difference निकल के आता है अलग अलग readings के बीच, अलग अलग आप कोई चीज़ measure कर रहे हैं और उसकी reading में difference काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, डिवाइस कभी एक रीडिंग दिखा रहा है फिर कभी दूसरी रीडिंग दिखा रहा है और दोनों रीडिंग्स के बीच का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, तब डिवाइस बोला जाएगा इट इज़ लेस प्रिसाइज. जैसे यहाँ पर हर शॉट के बीच का गैप काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ हर शॉट के बीच का गैप काफ़ी कम है, तो दिस डिवाइस इज़ मोर प्रिसाइज. तो अगर अलग अलग मेजर्ड वैल्यूज़ के बीच का गैप काफ़ी कम होता है तो वो ज़्यादा प्रिसाइज डिवाइस बोला जाएगा. तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि हमारा डिवाइस एक्यूरेट भी हो और प्रिसाइज भी हो. एक्यूरेसी भी चाहिए हमें और प्रिसीशन भी चाहिए. मतलब एक तरीके से आइडियल शूटर वो होगा जो कुछ ऐसा हिट करे. आइडियल शूटर ही होगा. जैसे सी है तो सी वाला जो शूटर है वो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है. ए वाला शूटर एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज कम है, और बी वाला शूटर प्रेसिशन अच्छा है, प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है. तो यहीं पर से सारे डिफरेंट टाइप के एरर्स जनरेट होते हैं. यहीं पर से हम बात करेंगे अलग अलग टाइप के एरर्स की. बेस्ड ऑन दीज टू टर्म्स एक्यूरेसी एंड प्रेसिशन के बेसिस पे हम मेजरली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं एरर्स को, जो एक्सपेरिमेंट में जो हमें एरर्स मिलते हैं. तो दे आर रैंडम एरर्स एंड सिस्टमैटिक एरर्स. तो रैंडम एरर्स एंड सिस्टमैटिक एरर्स, तो ये दो टाइप के एरर्स हैं. रैंडम एरर्स एंड सिस्टमैटिक एरर्स दो टाइप के एरर्स हैं. तो इसमें से जो रैंडम एरर होते हैं, रैंडम एरर आर एरर्स ऑफ मेजरमेंट, एरर्स ऑफ प्रेसिशन, एंड सिस्टमैटिक एरर्स आर एरर्स ऑफ एक्यूरेसी. तो ये जो है प्रेसिशन के एरर्स होते हैं, दिस आर एरर्स ऑफ प्रेसिशन एंड दीज आर एरर्स ऑफ एक्यूरेसी. मतलब अगर डिवाइस में प्रेसिशन कम है तो उसके द्वारा रैंडम एरर्स की ज़्यादा निकलेंगे, और डिवाइस में अगर एक्यूरेसी कम है तो उसके द्वारा सिस्टमैटिक एरर्स ज़्यादा निकलेंगे. तो ये दो टाइप के एरर्स हैं, रैंडम एरर्स एंड सिस्टमैटिक एरर्स. इनके एग्जाम्पल के थ्रू हम ज़रा समझने की कोशिश करेंगे इन दोनों टाइप के एरर्स को. तो इन दोनों का एक एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है. सिस्टमैटिक एरर का एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जीरो एरर, और रैंडम एरर का बहुत कॉमन एग्जाम्पल है लीस्ट काउंट एरर. तो ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं. लीस्ट एक है लीस्ट काउंट एरर और दूसरा है जीरो एरर. तो ये दीज बोथ आर टाइप्स ऑफ एरर, एग्जाम्पल्स ऑफ एरर्स. एंड लीस्ट काउंट एरर इज अ रैंडम एरर एंड जीरो एरर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टमैटिक एरर. और भी टाइप के एरर्स हो सकते हैं बट दीज आर टू कॉमन एग्जाम्पल्स जो हम डील करेंगे, लीस्ट काउंट एरर एंड जीरो एरर. तो पहले जीरो एरर को समझने की कोशिश करते हैं. जीरो एरर का मतलब है कि जब डिवाइस को जीरो वैल्यू दिखानी चाहिए तब वो जीरो ना दिखा के कुछ और दिखा रहा है. तो जीरो एरर को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे रियल लाइफ में. वेइंग मशीन. जैसे आप मिठाई की दुकान में मिठाई खरीदने जाते हैं, वहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन होती है, अगर देखा हो कभी आपने. तो जब उसके ऊपर कुछ नहीं रखा है तब वो जीरो रीडिंग दिखाना चाहिए, आइडियली दिखाना चाहिए जब उसके ऊपर कुछ नहीं रखा है. लेकिन फॉर एग्जाम्पल डिवाइस में कुछ फॉल्ट हो जाता है, और डिवाइस में फॉल्ट की वजह से वो जब उसके ऊपर कुछ नहीं रखा है तब भी वो कुछ रीडिंग दिखा रहा है. फॉर एग्जाम्पल वो दिखा रहा है 100 ग्राम, उसको दिखाना चाहिए जीरो बट इट इज शोइंग 100. तो ये जो भी उससे मेजरमेंट आप करेंगे एक तरीके से, जब आपने मिठाई रखी और मिठाई वे की और वो जो फॉल्टी मशीन है वो आपको रीडिंग दिखा रही है 600, तो इसका ये मतलब है क्या उसकी ट्रू वैल्यू 600 के आसपास है? नहीं, 600 नहीं है, उसकी ट्रू वैल्यू 500 के आसपास होगी, क्योंकि 100 का उसमें जीरो एरर है. तो जब जीरो दिखाना चाहिए तब वो जीरो ना दिखा के कुछ और दिखा रहा है. कभी नेगेटिव भी दिखा सकता है कि वो जीरो दिखाने की जगह -50 दिखा रहा है. तो उस केस में अगर आपकी मिठाई रखी है आपने और वेइंग मशीन आपको 600 ग्राम दिखा रही है, तो एक्चुअली 600 ग्राम ना होके 650 ग्राम है, अगर जीरो एरर -50 का है. तो
-50 ग्राम का है तो मतलब ये किस वजह से पैदा हो रहा है? ये पैदा हो रहा है बिकॉज ऑफ फॉल्ट इन द डिवाइस। डिवाइस में फॉल्ट होने की वजह से डिवाइस की एक्यूरेसी डिक्रीज हो गई है, और एक्यूरेसी डिक्रीज होने की वजह से जो उसकी मेजर्ड वैल्यू आ रही है वो ट्रू वैल्यू से दूर है। जो मेजर्ड वैल्यू आ रही है वो ट्रू वैल्यू से दूर है। तो दिस इज अ एरर ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कम है डिवाइस की, और इसको सिस्टमैटिक एरर बोला जाता है क्योंकि ये लगातार कंटिन्यूअसली एक या तो पॉजिटिव होगा वो एरर या तो नेगेटिव होगा। मतलब अगर 100 ग्राम का पॉजिटिव जीरो एरर है, हाँ जीरो एरर पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। मतलब अगर 100 ग्राम का उस वेइंग मशीन में 100 ग्राम का जीरो एरर है, अगर पॉजिटिव जीरो एरर, तो जो ट्रू वैल्यू होगी वो मेजर्ड वैल्यू -100 होगी। और अगर वो डिवाइस में -50 ग्राम का जीरो एरर है तो जो ट्रू वैल्यू होगी वो मेजर्ड वैल्यू माइनस ऑफ -50। तो मतलब एक तरीके से यहां पर एक रिलेशनशिप हम देख सकते हैं कि ट्रू वैल्यू इज मेजर्ड वैल्यू माइनस जीरो एरर। ट्रू वैल्यू इज मेजर्ड वैल्यू माइनस जीरो एरर। अगर जीरो एरर पॉजिटिव है खुद तो ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू से कम होगी, और जीरो एरर अगर नेगेटिव है तो आप इसमें नेगेटिव वैल्यू इनपुट कर दीजिए तो आपको ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू से ज्यादा मिलेगी। ट्रू वैल्यू जो होगी मेजर्ड वैल्यू से ज्यादा होगी। तो ये रिलेशनशिप है ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू और जीरो एरर में। तो जीरो एरर इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टमैटिक एरर। नाउ दूसरे टाइप का एरर जो हम बहुत ज्यादा डील करेंगे यहां बार बार वो है लीस्ट काउंट एरर। इट इज एन एग्जांपल ऑफ रैंडम एरर। तो लीस्ट काउंट एरर जो है उसके लिए ये वर्ड समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, विच इज लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट ऑफ अ डिवाइस। तो डिवाइस, हर डिवाइस का कुछ लीस्ट काउंट होता है, मतलब एक मिनिमम वैल्यू होती है जो वो मेजर कर सकता है, उससे कम वैल्यू को वो मेजर ही नहीं कर सकता। जैसे वही वेइंग मशीन जो आप लें हम वहाँ जो आपको दिखती है, तो उसमें यूजुअली जो मिठाई की दुकान में वेइंग मशीन होती है उसमें यूजुअली लीस्ट काउंट ग्राम्स का होता है कि 1 ग्राम का लीस्ट काउंट होता है। मतलब डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक दिखाता है वो 1.358 kg। तो 1.358 kg का मतलब लास्ट डिजिट जो है वो ग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहां पर एक तरीके से 1 ग्राम का लीस्ट काउंट होता है। तो मतलब 1 ग्राम ऊपर नीचे हो सकती है ट्रू वैल्यू। अगर वैल्यू आपकी 1.358 kg आ रही है तो जरूरी नहीं है वो इतनी होगी, वो 1.357 से ज्यादा और 1.359 से कम हो सकती है, इसके बीच में कहीं लाई कर रही होगी, और तब वो मशीन आपको तब 1.358 दिखा रही है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि 1.358 होगी, वो हो सकती है 1.35869 ऐसे करके हो सकती है। तो मतलब एक लिमिट होगी डिवाइस कम से कम कितना मेजर कर सकता है, तो वो जो मिनिमम लिमिट है वो उसको बोला जाता है लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का मतलब लिखेंगे कि लीस्ट काउंट होता है इट इज द मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड बाय गिवन डिवाइस। तो लीस्ट काउंट एरर इज एन एग्जांपल ऑफ रैंडम एरर। अब लीस्ट काउंट एरर जो है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं प्लस माइनस सिंबल से, ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं प्लस माइनस एक्स करके, या प्लस माइनस डेल्टा एक्स। तो ये प्लस माइनस सिंबल रैंडम एरर को या लीस्ट काउंट एरर को रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से। ये प्लस माइनस सिंबल ये बता रहा है कि जो भी वैल्यू है उस वैल्यू से इतना ज्यादा और इतना कम, इसके बीच में कहीं हमारी ट्रू वैल्यू लाई कर सकती है। मतलब अगर मैंने रीडिंग दी 5 प्लस माइनस 5.38 प्लस माइनस 0.01, तो इसका मतलब है कि ये जो भी वैल्यू है वो 5.37 और 5.39 के बीच में कहीं होगी इसकी ट्रू वैल्यू। वो एग्जैक्टली 5.38 है ऐसा जरूरी नहीं है, वो 5.38 से 0.01 कम और 5.38 से 0.01 ज्यादा, इसके बीच में कहीं लाई करेगी उसकी ट्रू वैल्यू, वो हमें एग्जैक्टली पता नहीं है। तो लीस्ट काउंट एरर जो है इट अराइजेस ड्यू टू प्रिसिशन। अगर डिवाइस ज्यादा प्रिसाइज है तो लीस्ट काउंट एरर या रैंडम एरर उतना कम होगा। डिवाइस जितना कम प्रिसाइज है लीस्ट काउंट एरर उतना ज्यादा होगा। तो ये जरा समझेंगे।
लीस्ट काउंट एरर जो यूजुअली लिया जाता है वो लिया जाता है प्लस माइनस ऑफ लीस्ट काउंट। मतलब अगर आपके डिवाइस का लीस्ट काउंट 0.01 है तो प्लस माइनस जो भी वैल्यू आएगी प्लस माइनस 0.01 हम उसमें कर देंगे, उसको हम बोल देते हैं कि दिस इज लीस्ट काउंट एरर। कि जो भी जैसे वेइंग मशीन आपकी 0.001 kg का लीस्ट काउंट है तो 0.001 ऊपर नीचे हो सकती है हमारी वैल्यू, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने टर्मिनोलॉजीज यहां पे समझी, इनको नोट करेंगे प्लीज ये सारी टर्मिनोलॉजीज, और उससे फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे ये देखेंगे कुछ एग्जांपल्स जो कि हमें लीस्ट काउंट के बारे में समझाने के लिए ये एग्जांपल लिए हैं मैंने, जरा इनको पढ़ेंगे जरा ध्यान से। कि सेंटीमीटर स्केल, नाउ दिस इज अ मेजरिंग डिवाइस एंड इट इज मेजरिंग लेंथ। तो जैसे सेंटीमीटर स्केल है, सेंटीमीटर स्केल की खासियत यह है कि उसमें सेंटीमीटर की मार्किंग्स हैं कि 0 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो दीज आर ऑल मार्किंग्स ऑफ सेंटीमीटर। तो यहां जो एक तरीके से लीस्ट काउंट है जो कम से कम मेजर कर सकता है मेरा डिवाइस वो है 1 सेंटीमीटर। तो ये जो स्केल है इसका जो दो मार्किंग्स के बीच का गैप है, मिनिमम गैप, वही तो वो मेजर कर सकता है, उससे कम मेजर नहीं कर सकता। तो द गैप बिटवीन टू मार्किंग्स ऑफ अ मेजरिंग डिवाइस या द मिनिमम गैप बिटवीन टू रीडिंग्स ऑफ अ मेजरिंग डिवाइस इज लीस्ट काउंट। तो यहां पर जो लीस्ट काउंट है अगर आप देखेंगे वो है 1 सेंटीमीटर। अब ये जो देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये इसकी लेंथ अगर देखेंगे तो 4 से थोड़ी सी ज्यादा आ रही है और 5 से कम है। लेकिन तो सवाल है मैं इसको क्या रिप्रेजेंट करूंगा, क्या डिनोट करूंगा? क्या मैं इसको 4 सेंटीमीटर बोल सकता हूं या 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर? तो पक्का नहीं बोल सकता ना, 5 सेंटीमीटर से बहुत दूर है। तो लेकिन मुझे दिख रहा है आंखों से कि ये 4 से ज्यादा है लेकिन 5 से कम भी है। तो मैं इसको क्या डिनोट कर सकता हूं? तो हम इसको 4 सेंटीमीटर ही डिनोट करेंगे, 4 और 1 सेंटीमीटर का इसमें लीस्ट काउंट है। तो ये डिवाइस जो है इट इज वेरी लेस प्रिसाइज डिवाइस, ये उतना प्रिसाइज नहीं है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका लीस्ट काउंट काफी बड़ा है, हमारी आंखों को भी लीस्ट काउंट एक तरीके से दिख रहा है। और तो इसका मतलब हमारी आंखें जितने को देख सकती हैं एटलीस्ट, तो उतना लीस्ट काउंट तो रखना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि डिवाइस ठीक ठाक प्रिसाइज है। तो ये डिवाइस उतना प्रिसाइज नहीं है। तो सेंटीमीटर स्केल जो है, तो यहां लीस्ट काउंट जो थी 1 सेंटीमीटर थी। अब जैसे दूसरा एग्जांपल देखें, अगर हम इसी में दूसरा एग्जांपल देखें, तो ये वाला एग्जांपल देखें। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये यूज करी गई है मिलीमीटर स्केल, मिलीमीटर स्केल जो नॉर्मल स्केल हम यूज करते हैं नॉर्मली। तो यहां पर देखेंगे तो हर मार्किंग के बीच का गैप 1 मिलीमीटर का है। तो इस डिवाइस का लीस्ट काउंट हो गया 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर इस डिवाइस का लीस्ट काउंट है। अब वही लेंथ आप मेजर, वही ऑब्जेक्ट आप मेजर कर रहे हैं विथ मिलीमीटर स्केल। तो मिलीमीटर स्केल से अगर आप देखेंगे तो ये जो जहां पर ये इसके लेफ्ट हैंड को तो ऑब्वियसली 0 पे रखा, राइट हैंड कौन सी मार्किंग से कोइंसाइड कर रहा है वो हम देखेंगे। तो इट इज कोइंसाइडिंग, जो 4 के आगे 2 और मार्किंग है, मतलब 4 सेंटीमीटर के आगे 2 और मार्किंग्स हैं, उसके और तीसरे मार्किंग के बीच में कहीं पे वो है। तो इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको तो ये दूसरे और तीसरे मार्किंग के बीच में कहीं है। तो इसका मैं मेजरमेंट जो बोल सकता हूं वो अब मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूं? मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर एंड 0.1 सेंटीमीटर इज माई लीस्ट काउंट। जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर है। सिग्निफिकेंट फिगर्स की हम बात करेंगे। अब यहां पर एक तरीके से अगर मेरे को ये वैल्यू दिखानी हो तो मैं इसको दिखा सकता हूं 4.2 प्लस माइनस 0.1। मतलब ये बात पक्की है कि ये 4.1 से लेकर 4.3 के बीच में है, ये बात श्योर है। तो ये जो हमने लिखा है दिस इज कॉल्ड रैंडम एरर, लीस्ट काउंट एरर। तो जितना भी लीस्ट काउंट होता है डिवाइस का उतना प्लस माइनस कर देते हैं हम गिवन रीडिंग में से, तब ये हमारी टोटल रीडिंग आती है। इसमें हमने वैल्यू भी दिखाई है और एरर भी दिखाया है। तो दिस इज
एक तरीके से टोटल वैल्यू। तो लीस्ट काउंट हो गया 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ सिग्निफिकेंट फिगर्स की हम बात करेंगे कुछ टाइम के बाद में। जैसे इसी में एक और एग्जांपल लें। नाउ अब कुछ डिवाइसेस होते हैं जैसे वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज। वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज जो होते हैं वो और ज्यादा अच्छे से मेजर करते हैं, और ज्यादा अच्छे से मेजर करते हैं मतलब उनका जो लीस्ट काउंट होता है वो और कम होता है। जरा समझेंगे। हाँ, जैसे ये देखेंगे तो वर्नियर कैलिपर हम पढ़ेंगे बाद में डिटेल में, लेकिन अभी समझेंगे। जैसे वर्नियर कैलिपर है तो उसका लीस्ट काउंट जो है वो है 0.01 सेंटीमीटर। 0.01 सेंटीमीटर, ये जो सेंटीमीटर स्केल का था उससे भी कम, 0.01 सेंटीमीटर। तो जो उसकी रीडिंग आएगी, जो वर्नियर कैलिपर से रीडिंग आएगी, वो सेंटीमीटर में डेसिमल प्लेस के बाद 2 डिजिट्स तक हम दे सकते हैं, 2 डिजिट्स तक हम दे सकते हैं। तो जैसे वो आ जाएगी 4.23 सेंटीमीटर। वो उससे कैसे निकलती है वो रीडिंग, वो हम पढ़ेंगे बाद में। तो यहां पर क्या है कि अगर आप देखें पहले वाले से रीडिंग आई 4 सेंटीमीटर, दूसरे वाले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग आई 4.2 सेंटीमीटर, तीसरे वाले से वर्नियर कैलिपर से आ रही है 4.23 सेंटीमीटर। इसका लीस्ट काउंट और कम है, ये डिवाइस और ज्यादा प्रिसाइज है। नाउ इससे भी और प्रिसाइज डिवाइस हो सकता है, वर्नियर कैलिपर से भी और ज्यादा प्रिसाइज, जैसे स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट और कम हो सकता है 0.001 सेंटीमीटर, एक तरीके से 0.01 मिलीमीटर। तो उसमें जो रीडिंग आ सकती है वो आ सकती है 4.235 टाइप से, इस टाइप से रीडिंग आ सकती है। तो अगर आप देखेंगे यहां पर जैसे जैसे डिवाइस ज्यादा प्रिसाइज होते जा रहा है, जो नंबर ऑफ डिजिट्स हम यूज कर रहे हैं रीडिंग दिखाने के लिए, उनका नंबर बढ़ता जा रहा है। तो ये मोस्ट प्रिसाइज है और ये लीस्ट प्रिसाइज है। दिस इज मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस एंड दिस इज लीस्ट प्रिसाइज डिवाइस, जो ये जो मेजरमेंट दिया है। तो यहीं पर से बात आती है इनकी, वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होता है जो नंबर्स सिग्निफिकेंट हैं फॉर गिवन मेजरमेंट। मतलब जो नंबर सिग्निफिकेंट है फॉर गिवन मेजरमेंट। मतलब क्या है इस बात का कि मेजरमेंट, सेम चीज का मेजरमेंट अब अलग अलग डिवाइस से आप मेजरमेंट करेंगे तो अलग अलग रीडिंग्स आपको मिल सकती हैं। सेम चीज की मेजरमेंट आप करेंगे तो भी ज्यादा प्रिसाइज डिवाइस से ज्यादा डेसिमल प्लेसेस के बाद तक आपको एक तरीके से मिलेगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स, अब जैसे मैंने इस डिवाइस से अगर मेजर किया जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, तो क्या उससे रीडिंग मैं 4.26 दे सकता हूं? नहीं। ये वाला डिवाइस के, ये वाले फिगर के बारे में हम बिल्कुल भी श्योर नहीं है। इसके बारे में फिर भी हम ठीक ठाक श्योर हैं, इसमें हम पक्का श्योर है। इसमें थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है, लेकिन इसमें तो पक्का हम बिल्कुल भी नहीं पता है कि ये 6 हो सकता है या 3 हो सकता है या 5 हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में। तो ये जो ये लास्ट वाला डिवाइस है ये इनसिग्निफिकेंट है। यहां पर सिग्निफिकेंस केवल यहीं तक होगी, मतलब डेसिमल के एक प्लेस बाद तक। मतलब जितना आपके डिवाइस का लीस्ट काउंट है आप वहीं तक दिखा सकते हैं रीडिंग को। अब जैसे ये वाला डिवाइस था तो इस वाले डिवाइस का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर था। तो क्या इस डिवाइस से अगर आपकी रीडिंग आई 4.23, आपको 4.23, क्या आप 4.236 दिखा सकते हैं? नहीं, ये इस डिवाइस से 6 मिलेगा ही नहीं आपको, मतलब वो रीडिंग आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये 6 के बारे में हम कुछ भी नहीं है। हाँ, 4 के बारे में, 2 के बारे में, ये हमारे श्योर डिजिट्स हैं। हाँ, ये थोड़ा सा अनश्योर डिजिट है लास्ट वाला, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल ही उसके बारे में बिल्कुल ही अनश्योर है, थोड़ा बहुत अनश्योर है। लेकिन जो ये वाला डिजिट होगा इसमें तो पक्का हम पूरे अनश्योर हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 3 डिजिट्स ही सिग्निफिकेंट है, इस वाले में 2 डिजिट सिग्निफिकेंट थे, ये वाले में 4 डिजिट सिग्निफिकेंट्स हैं, 4 डिजिट सिग्निफिकेंट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स एक तरीके से सेम मेजरमेंट में, अगर सेम ऑब्जेक्ट को आप मेजर कर रहे हैं, सेम क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हैं, अलग अलग
मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, तो जो ज्यादा प्रिसाइज होगा वो आपको ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देगा। ये बात समझेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब समझेंगे और फिर हम इसके कुछ रूल्स वगैरह देखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंटिंग के रूल्स। क्योंकि क्या है कि जो भी हमारी मेजर्ड वैल्यू आएगी तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4, 5, 6 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जरा उस बात को समझेंगे। हाँ, तो जरा सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब समझेंगे, उनका मीनिंग समझेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स एक तरीके से जो भी हमारी मेजर्ड वैल्यू है उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स, और उसमें से लास्ट डिजिट अनश्योर हो सकता है लेकिन बाकी सब डिजिट श्योर होने चाहिए। तो केवल एक अनश्योर डिजिट होना चाहिए, ऐसा नहीं 2 अनश्योर डिजिट हो जाएं, देन वो लास्ट वाले को हमें नहीं दिखाना पड़ेगा रीडिंग में। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जरा समझें। तो पहली बात, सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर दो टाइप की वैल्यूज है हमारी, मेजर्ड वैल्यू और काउंटेड वैल्यूज। काउंटेड वैल्यूज में सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इनफाइनाइट, पहली बात समझेंगे, उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जैसे अगर मैंने बोला ये आपके सामने कितने एप्पल रखे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एप्पल्स हैं, तो अगर मैंने आपसे पूछा आपके सामने कितने एप्पल रखे हुए हैं, तो आप काउंट करेंगे, मेजर नहीं करेंगे, काउंट करेंगे। देयर इज डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट, स्लाइट डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड काउंटिंग। काउंट करेंगे 1 2 3, तो आप बोलेंगे इसमें ये 3 एप्पल्स हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, नहीं, एक्चुअली आप इसको लिख सकते हैं 3.00000000, क्योंकि आप इन सारे जीरोस के बारे में श्योर हैं, यू आर कंप्लीटली श्योर, और ये आप इंफिनिटी तक लिख सकते हैं। तो अगर कोई भी काउंटेड वैल्यू होती है तो उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं दोज आर इनफाइनाइट। हाँ, मेजर्ड वैल्यू के बारे में हम बात करेंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो कोई भी मेजर्ड वैल्यू है तो उसके कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंटिंग के। सबसे पहला रूल और सबसे सिंपल रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सबसे सिंपल सी बात, पहली बात, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सारे नॉन जीरो डिजिट्स जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। 5 8 6 1 2 ये सब सिग्निफिकेंट होंगे। नॉन जीरो डिजिट तो सिग्निफिकेंट होगा ही होगा किसी भी मेजर्ड वैल्यू में, अगर नॉन जीरो डिजिट है। दिक्कत आती है जीरोस में, जीरोस कभी सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और कभी नहीं भी हो सकते हैं। दूसरा रूल, ऑल zeros between non-zero digits are significant. All zeros between non-zero digits are significant. मतलब जैसे इसका एग्जांपल दूं मैं तो 3.68 अगर ऐसे करके मेजर्ड वैल्यू लिखी हुई है, तो इसमें अगर आपसे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछा जाएगा तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 3। इसका एग्जांपल दूं तो 3.805 अगर ऐसे करके लिखा हुआ है, तो ये जो जीरो है, तो ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो है, तो दिस इज सिग्निफिकेंट। तो इसमें 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए इसमें। तो ये तो सिंपल से 2 रूल्स हैं। अब जीरोस अगर आफ्टर आ रहे हैं, डेसिमल प्लेस के बाद आ रहे हैं, तो जीरोस at end after decimal place are significant, they are significant। मतलब इसका जरा मतलब समझेंगे कि अगर आपके सामने वैल्यू लिखी हुई है 4.6230, अगर ऐसे करके वैल्यू लिखी हुई है और आपके सामने लिखा हुआ है 4.623, ये 2 वैल्यूज आपके सामने लिखी हैं, तो इसमें तो ऑब्वियसली आपको दिख रहे हैं चारों के चारों नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 4। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये लास्ट वाला जीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, यस दिस इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। क्यों? ये दोनों रीडिंग्स जो हैं
ये पक्का सेम डिवाइस से नहीं आई होंगी, ये दोनों रीडिंग्स अलग अलग डिवाइस से आई होंगी। अगर आप रीडिंग में लास्ट में 0 दिखा रहे हैं तो आप ये बोल रहे हैं कि ये वाले डिवाइस का लीस्ट काउंट 0.0001 है, और आप अगर इसमें 0 नहीं दिखा रहे हैं तो आप ये बोल रहे हैं इस वाले डिवाइस का लीस्ट काउंट 0.001 है। तो ये 0 सिग्निफाई कर रहा है एक तरीके से कि डिवाइस का लीस्ट काउंट 0.0001 है। तो अगर आप इस डिवाइस से रीडिंग करेंगे, इस डिवाइस से जो भी रीडिंग लेंगे उसमें आप डेसिमल प्लेस के बाद 4 डिजिट आपको दिखाने ही दिखाने। तो लास्ट वाला अगर रीडिंग आपकी आ रही है 4.623 एग्जैक्टली हो सकता है ये आ रही हो, लेकिन तब भी आप 0 दिखाएंगे क्योंकि 0 भी वो प्रिसाइजली मेजर कर रहा है लास्ट वाला ये वाला डिजिट, ये वाला डिवाइस। तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। जैसे अगर ये होता 4.6200 तब भी इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हम बोलते। तो दीज आर द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाउ अगला, तो ये जीरोज एट एंड ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जो ट्रेलिंग जीरोज होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। बीच में तो कोई भी 0 आते हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे, बस जो प्रीसीडिंग 0 होते हैं, जीरोज बिफोर सिग्निफिकेंट बिफोर एनी नॉन जीरो डिजिट एंड डेसिमल प्लेस से भी पहले, जीरोज बिफोर डेसिमल प्लेस and also before non-zero digit and also before non-zero digit, they are significant. वो they are not significant मतलब क्या हुआ इस बात का, अगर रीडिंग लिखी है 004.6230, ये जो रीडिंग अगर ऐसे लिखी है तो ये दो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, केवल ये वाला 0 सिग्निफिकेंट है। तो इसमें हम बोलेंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखना आना चाहिए, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करना आना चाहिए। अब कभी कभी क्या होगा कि वैसे ये करना एग्जैक्टली सही नहीं है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, और वो है आपको डेसिमल दिखेगा ही नहीं। वैसे डेसिमल दिखाना इज कंपलसरी इन साइंटिफिक नोटेशन, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछने के लिए पूछ लेता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक डिवाइस है और उससे कुछ रीडिंग आ रही है 3.58, ये कुछ रीडिंग आ रही है, जैसे 3.58 मिलीमीटर आ रही है या 3.58 सेंटीमीटर रीडिंग निकल के आ रही है। हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल इसको मैं लिख सकता हूं 35.8 मिलीमीटर, और इसी को मैं लिख सकता हूं 35800 माइक्रोमीटर। नाउ अब देखेंगे ये मैंने क्या किया, यूनिट कन्वर्जन किया है। तो यूनिट कन्वर्जन में जो इंपॉर्टेंट बात यहां नोट करेंगे वो है, यूनिट कन्वर्जन में देयर शुड बी नो चेंज इन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। नोट करेंगे इस बात को, देयर शुड बी नो चेंज इन सिग्निफिकेंट फिगर्स इन यूनिट कन्वर्जन। क्यों? क्योंकि यूनिट कन्वर्जन होने से ऐसा नहीं है कि हमारा डिवाइस ज्यादा प्रिसाइज हो गया। अगर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ रहे हैं इसका मतलब हमारे मेजरमेंट का प्रेसिशन बढ़ रहा है, बट यूनिट कन्वर्जन डज नॉट कॉज एनी चेंज इन प्रेसिशन ऑफ डिवाइस। वो तो एक मैथमेटिकल प्रोसेस है, बस हो गया, तो उससे डिवाइस के प्रेसिशन में फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए यूनिट कन्वर्जन से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होने चाहिए। तो अगर ये है तो ये ठीक है, यहां पर हमको दिख रहे हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहां पर भी 3। सवाल है यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो यहां पर दिख तो रहे हैं वैसे ये 2 जीरोज और ट्रेलिंग जीरोज हैं, बाद के जीरोज हैं, लेकिन यहां डेसिमल नहीं दिख रहा। तो ये एक्चुअली यहां पर हम बोलेंगे 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो अगर आपको डेसिमल नजर नहीं आ रहा है, इफ यू आर नॉट सीइंग डेसिमल, और तब ट्रेलिंग जीरोज हैं, तो दे विल बी नॉन सिग्निफिकेंट। हम एज्यूम करेंगे ये जो जीरोज निकल के आए हैं, ये निकल के आए हैं बिकॉज ऑफ यूनिट कन्वर्जन। इसीलिए अब जैसे इसी में, हाँ, यहां पर अगर देखेंगे इसको, अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूं तो आ जाएगा 0.0358। तो ये वाले जीरोज जो हैं ये भी इनसिग्निफिकेंट होंगे। यहां पर भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 ही होने चाहिए, मतलब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड रिमेन कंजर्व्ड। इफ
द डिवाइस इज नॉट चेंज्ड, मतलब सेम डिवाइस है, मतलब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड नॉट चेंज इन यूनिट कन्वर्जन। तो यहां पर ये प्रीसीडिंग जीरोस जो हैं वो भी नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, बिकॉज दे हैव केम ड्यू टू यूनिट कन्वर्जन, दे हैव नॉट केम बिकॉज ऑफ मेजरमेंट, डिवाइस के प्रेसिशन की वजह से नहीं आए हैं। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं करने चाहिए। तो इसीलिए ये कंफ्यूजन ना हो, ये कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम हमेशा यूज करते हैं, वी ऑलवेज यूज, हम हमेशा यूज करते हैं साइंटिफिक नोटेशन, हमेशा यूज करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन मतलब A.B.C इंटू 10 की पावर D, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा, डेसिमल दिखाते ही दिखाते हैं। तो ये डेसिमल इस तरीके से इसलिए दिखाते हैं कि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब जैसे मुझे ये दिखाना है तो मैं इसको दिखाऊंगा 3.58 केवल इंटू 10 की पावर 0, ये हो जाएगा 3.58 इंटू 10 की पावर 1 मिलीमीटर में, ये हो जाएगा 3.58 इंटू 10 की पावर 4 इन माइक्रोमीटर। तो अगर आप देखेंगे, अगर मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मुझे 3 ही नजर आएंगे, क्योंकि ये बाकी जो है वो पावर्स में चले गए। और इसको मैं दिखाऊंगा तो मैं इसको दिखाऊंगा 3.58 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, तो अभी भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो 3 ही हैं। मतलब यूनिट कन्वर्जन होने से सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर चेंज नहीं करना चाहिए। बाकी सब रूल्स वो बकवास हैं, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे हम। हाँ, ये एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो ये है क्वेश्चंस, काउंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दीज रीडिंग्स। तो पहले वाली देखेंगे तो ये पहला वाला है 3.0800। तो पहले वाले में अगर मैं आपसे पूछूं तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं पहले वाले में, 3.0800 में। तो 3.0800 में ये 3 तो सिग्निफिकेंट है, 8 भी सिग्निफिकेंट है, ये 0 भी सिग्निफिकेंट है, और लास्ट के ये प्रीसीडिंग जीरोस भी, ट्रेलिंग जीरोस भी सिग्निफिकेंट हैं। ये डेसिमल के बाद आए हैं लास्ट में, तो दे आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। एक तरीके से ये बता रहा है कि इस डिवाइस का लीस्ट काउंट 0.0001 होगा, लीस्ट काउंट जो होगा। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 5। अगला एग्जांपल 0.00418, 0.00418, ये एग्जांपल अगर देखें तो यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर हम काउंट करें तो ये जीरोस इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ये प्रीसीडिंग जीरोस इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे, और ये इस वजह से आए होंगे क्योंकि यूनिट चेंज हुआ होगा, हम ये एज्यूम करेंगे। तो ये यूनिट चेंज की वजह से आए होंगे। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो हो गए वो हो गए यहां पर 3। अगला एग्जांपल है 3500। तो 3500 अगर ये मैं बोलूं तो यहां पर डेसिमल दिख नहीं रहा अब, तो वैसे ऐसा नहीं लिखना चाहिए। कोई भी साइंस में कभी भी अगर कोई मेजर्ड वैल्यू, कोई एक्सपेरिमेंट से निकली हुई वैल्यू डिनोट करते हैं तो कभी भी ऐसे शो नहीं करेंगे। उसको हो सकता है ऐसे शो कर दूं 3.5 इंटू 10 की पावर 3, या 3.50 इंटू 10 की पावर 3, या 3.500 इंटू 10 की पावर 3। अब क्या होगा कि ये तीनों रिप्रेजेंटेशन में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। यहां पर 2 हैं, यहां पर 3 है, और यहां पर 4 हैं। अब तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, विच इज 3500। अब 3500 अगर आपको दे ही दिया क्वेश्चन में तो आप ये एज्यूम करेंगे कि ये लास्ट के 2 जीरो यूनिट चेंज की वजह से आए हैं। तो अगर ये यूनिट चेंज की वजह से आए हैं तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स केवल 2 हो जाएंगे। मतलब हम एक तरीके से ये एज्यूम कर लेंगे कि इसकी वैल्यू ये होगी 3.5 इंटू 10 की पावर 3, लास्ट के 2 जीरो यूनिट चेंज की वजह से आए हैं। तो ये वैसे मतलब नॉर्मल एजम्पशन होता है एक तरीके से ये, कि अगर डेसिमल नहीं दिखा रखा है आपको क्वेश्चन में तो आप एज्यूम करेंगे कि जो ट्रेलिंग जीरोस हैं वो यूनिट चेंज की वजह से आए हैं। तो यहां नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा 2। अगला है वैल्यू जो दिखा रखा है वो है 300.00, ये जो वैल्यू दिखा रखी है तो 300.00। तो 300.00 में ये चारों जीरो सिग्निफिकेंट है। इस डिवाइस का लीस्ट काउंट होगा 0.01, तो ये चारों जीरोस भी सिग्निफिकेंट हैं क्योंकि ये डेसिमल है, यहां पे डेसिमल है। अच्छा, अगर ये केवल ऐसे लिखा होता
तब हम बोलते हैं इसमें केवल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हम बोलेंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो अगर डेसिमल आ गया तो फिर ये जीरो सिग्निफिकेंट हैं, ये जीरोस का कुछ मीनिंग है। ठीक है, ये यूनिट चेंज से नहीं आए होंगे। नेक्स्ट है 5.03, ये जो दिखा रखा है 5.003020। तो यहां पर ये जीरोस तो ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये वाला भी सिग्निफिकेंट है, ये वाला भी सिग्निफिकेंट है, ये डेसिमल है क्योंकि यहां तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 7, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 7। ठीक है, अगला है 6.020 इंटू 10 की पावर 23। ये सही रिप्रेजेंटेशन है, साइंटिफिक नोटेशन। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये साफ साफ दिख रहा है हमको, ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है। और लास्ट एग्जांपल है 1.60 इंटू 10 की पावर -19, इसमें ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है, डेसिमल आया है यहाँ, और ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये अच्छे से देखना आना चाहिए, इस तरीके से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने आने चाहिए। एक बार बेटा इसमें एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़ लेंगे। ये चैप्टर जो है एनसीईआरटी 11th क्लास की बुक 1 में दूसरा चैप्टर है, शुरुआत का चैप्टर। तो उसमें बिल्कुल ये पढ़ लेंगे। ये जो रूल्स लिखे हैं इनको ज़रा ध्यान से देखेंगे। ये अभी जो मैंने आपको बताया हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो उसी के रूल्स हैं ये। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल द जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज इफ एट ऑल। तीसरा, इफ द नंबर इज लेस देन 1 द जीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट but to the left of the first non-zero digit are not significant। जैसे उसने एग्जांपल दिया है 0.002308 में ये जो पहले वाले 3 जीरोज हैं वो इनसिग्निफिकेंट हैं, और द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोज इन द नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं दिख रहा है तो जैसे 1 2 3 0 0 0 लिखा है तो हम उसमें बोलेंगे 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि वो यूनिट चेंज की वजह से आए होंगे, ये हम एज्यूम करते हैं। द ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। तो ये सारी बातें मैंने अभी आपको समझाई हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी में भी लिखी हुई हैं, तो प्लीज इस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, हाँ आगे बढ़ेंगे। अगला है रूल्स ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने रखने हैं हमें, अगर हम 2 मेजर्ड क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो हमें जो रिजल्ट निकल के आएगा कैलकुलेशन से उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने होंगे। तो ये एनसीईआरटी में रूल्स लिखे हुए हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम में एक रस्सी होती है और एक बॉब होता है इस तरीके से। तो आप रस्सी की लेंथ एक टर्म होगा और बॉब का रेडियस दूसरा टर्म होगा। अब अगर आपको इसके सेंटर ऑफ मास की दूरी यहां से मेजर करनी है तो आप पहले लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मेजर करेंगे और रेडियस ऑफ द बॉब मेजर करेंगे, और टोटल जो दूरी हो जाएगी वो सेंटर ऑफ मास की L + R हो जाएगी। तो यहां पर आपको 2 मेजर्ड वैल्यूज का एडिशन करना पड़ेगा, लेंथ का और R का। अब ये दोनों चीजों का मेजरमेंट आप अलग अलग डिवाइस से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि लेंथ ठीक ठाक बड़ी हो सकती है तो उसके लिए हो सकता है मिलीमीटर स्केल यूज कर रहे हो, और रेडियस इसका मतलब ये काफी छोटा हो सकता है बॉब, तो इसके लिए मिलीमीटर स्केल से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ स्पेशल डिवाइसेस जैसे स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर आप यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल लेंथ की वैल्यू निकल के आई 3 मिलीमीटर में है तो 3.8 सेंटीमीटर, 3.8 या 8.7 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल, ये निकल के आई वैल्यू ऑफ लेंथ। आपने मिलीमीटर स्केल से मेजर करी, एक तरीके से 87 मिलीमीटर निकल के आई ये वैल्यू आपकी। नाउ रेडियस की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल आपने वर्नियर कैलिपर से मेजर किया और उसका लीस्ट काउंट 0.1 mm है, तो निकल के आया फॉर एग्जाम्पल 2.3 mm, 2.3 mm ये निकल के आया, ये वैल्यू निकल के आई 2.3 mm, और ये निकल के आई थी एक तरीके से 8.7 सेंटीमीटर या 87 mm। अब यहां पर अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर आपको
कैसे ऐड करना पड़ेगा, या फिर आप इसको सेंटीमीटर में ही रखें तो ये 0.23 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 8.7 सेंटीमीटर है। तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8.7 प्लस 0.23 ऐसे करके ऐड करेंगे फॉर एग्जाम्पल। अब ये ऐड करेंगे और फिर ये आ जाएगा। अब ये वाला डिजिट हमें पता ही नहीं है, एक तरीके से वी आर कंप्लीटली अनश्योर अबाउट दिस। ये वाला डिजिट तो हमें कुछ पता ही नहीं है कि वो क्या होगा, ठीक है। तो दो यहां पर एक्चुअली दो कॉन्फ्लिक्टिंग रूल्स हैं। एचसीवी में कुछ और दिया है और यहां पर कुछ और दिया है एनसीईआरटी में। एचसीवी में क्या बोलता है वो कि आप पहले से राउंड ऑफ कर दीजिए नंबर्स को, उसके बाद ऐड करिए। और एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी का रूल पढ़िए, सेकंड रूल ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, ये वाला रूल जो है, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेस। तो फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर आर इन द नंबर विथ लीस्ट डेसिमल प्लेस। तो जैसे वो बोल रहा है आपको, उसने एग्जांपल दिया है कि 436.32, 227.2 एंड 0.301 को अगर आप ऐड करते हैं तो सिंपल एडिशन करेंगे तो 663.821 निकल के आएगा। लेकिन इसमें लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट है डेसिमल प्लेस के एक डिजिट के बाद वाला, मतलब 227.2 वाला। तो आप उसके बाद आप शो ही नहीं कर सकते। तो यहां पर जैसे ये वाला एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें ये वाला डिजिट हम बिल्कुल अनश्योर हैं, तो इसको हम क्या फिलहाल के लिए 0 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 398। तो ये इस तरीके से वैल्यू आएगी, लेकिन हम ये लास्ट डिजिट को शो नहीं कर सकते। वी कैन नॉट शो दिस लास्ट डिजिट। तो इसको हम दिखाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये डिजिट हमको पता ही नहीं है, तो यहां पर भी नहीं दिखा सकते। एक तरीके से रूल क्या है, रूल ये है जो भी नंबर आप ऐड कर रहे हैं तो उसमें जो डेसिमल प्लेस के बाद जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ प्लेसेस हैं, आंसर में भी उतनी ही प्लेसेस होनी चाहिए आफ्टर डेसिमल प्लेस। आफ्टर डेसिमल मतलब आंसर होगा हमारा 8.9। वहां तक हमें राउंड ऑफ करना होगा, एक तरीके से वहां तक हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो यहां पर रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ भी हम पढ़ेंगे। तो एक एग्जांपल यहां भी दिया है और ये दूसरा एग्जांपल मैंने ये दिया आपको। तो ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ये रूल लगेगा। क्या है, जो भी क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद आंसर में आफ्टर डेसिमल प्लेस वहीं तक राउंड ऑफ करिए जहां तक लीस्ट नंबर ऑफ places in the numbers which has been added or subtracted, उनमें से उन नंबर्स में से जिस नंबर में लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल तक है तो वहीं तक राउंड ऑफ करेंगे फाइनल आंसर में भी। तो फाइनल आंसर में इस तरीके से ऐसे राउंड ऑफ करना आना चाहिए। दूसरी बात, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सिंपल सी बात है कि मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए और उसके बाद जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ध्यान देंगे यहां हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देख रहे थे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेस के बाद जो लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स है वहां तक राउंड ऑफ कर रहे थे। यहां पर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में देखना होता है लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई या डिवाइड हुई हैं उनमें से वहां तक राउंड ऑफ करेंगे, मतलब उस डिजिट तक राउंड ऑफ करेंगे। तो यहां पर देखेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो रूल लिखा है, द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर एज देयर आर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जांपल दिखाया उसने डेंसिटी निकाली है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास मेजर करके आई है 4.237 ग्राम और वॉल्यूम मेजर करके आया है 2.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो इन दोनों को डिवाइड किया तो रिजल्ट आ रहा है 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब वो आएगा तो काफी लंबा, मतलब लेकिन उसने राउंड ऑफ किया। मतलब अगर हम इसको कैलकुलेटर से करें तो ये क्या निकल के आता है, अगर हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे इसकी जो इसने दिया है यहाँ 4.237 ग्राम डिवाइडेड बाई 2.51, 4.237 ग्राम डिवाइडेड बाई 2.51, अगर ये करेंगे तो ये निकल के आता है 1.68804780, मतलब ऐसे करके वो जा सकता लगातार। तो क्या इसका मतलब हम इतने डिजिट्स दिखा देंगे यहाँ? नहीं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेसिशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रेसिशन को हम बढ़ा नहीं सकते, मतलब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को बढ़ा नहीं सकते। तो जो भी क्वांटिटीज मल्टीप्लाई या डिवाइड हुई हैं, तो इसमें थे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें थे 3, तो फाइनल रिजल्ट में 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर दिखने चाहिए। तो 1 ठीक है, 6 ठीक है, यहां तक राउंड ऑफ करना है।
अब राउंड ऑफ के रूल्स क्या होते हैं वो समझेंगे कि इसके बाद का जो भी डिजिट है उस डिजिट पर ध्यान देंगे। अगर वो डिजिट 5 से बड़ा है तो इस नंबर को 1 से बढ़ा देंगे, तब ये कर देंगे 1.69। अगर ये रिजल्ट आता 1.68358 जो भी इस तरीके से रिजल्ट आता 3527 ऐसे आता और यहां तक राउंड ऑफ करना होता तो मैं केवल इसको ऐसे लिख देता 1.68 इस तरीके से लिख देता। ये मतलब इसको नंबर को बढ़ाते नहीं। और अगर ये अब इसमें बात आती है अगर 5 होता है तो क्या होता है, 5 में इंपॉर्टेंट है। अगर 5 से बड़ा है, ये जहां तक राउंड ऑफ करना है उसके बाद का नंबर अगर 5 से बड़ा है तो इस नंबर को 1 से इंक्रीज कर दीजिए। अगर 5 से छोटा है तो इंक्रीज मत करिए। एग्जैक्टली 5 है तो आपको देखना होता है ये नंबर ऑड है या इवन है। अगर ये एग्जैक्टली 5 है, जैसे 1.685 है, तो यहां तक आपको राउंड ऑफ करना है तो 5 है, तो इसके बाद आप देखेंगे कि ये डिजिट्स, ये वाला डिजिट इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो ऐसे ही रहने देंगे, मतलब 1.68 ही रहने देंगे। अगर ये ऐसे होता 1.675, अब यहां तक राउंड ऑफ करना है आपको, इसके बाद 5 आया तो 5 आने पे आप देखेंगे कि ये नंबर खुद ऑड है या इवन है। अगर ये ऑड है तो ये 1.68 मतलब 1.68 डिनोट करेंगे। अगर इवन है तो वैसे के वैसा ही रहने देंगे। ठीक है, तो मतलब राउंडिंग ऑफ का रूल, अगर जिस डिजिट तक राउंड ऑफ करना है उसके बाद का डिजिट अगर 5 से बड़ा है तो उस डिजिट को 1 से इंक्रीज कर दीजिए। अगर 5 से छोटा है तो वो डिजिट वही रहने दीजिए। अगर 5 है तो देखिए कि वो डिजिट ऑड है या इवन है। अगर वो ऑड है तो 1 से इंक्रीज कर दीजिए, अगर वो इवन है तो वही रहने दीजिए। अब ऐसा करते क्यों है? ऐसा इसलिए करते हैं कि ये एवरेज सही आए, मतलब किसी की तरफ ज्यादा टिल्टेड ना हो एक तरीके से हमारा जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो क्योंकि हमें बहुत बार हम देखेंगे अभी कि हमें वैल्यूज का एवरेज निकालना होता है, तो ये राउंडिंग ऑफ के रूल्स उसी हिसाब से बनाए गए हैं कि एवरेज सही आए निकल के। मतलब ऐसा नहीं कि जो वैल्यू आनी चाहिए उससे ज्यादा वैल्यू आ जाए या उससे कम वैल्यू आ जाए, इसलिए ये इस तरीके से रूल्स बनाए गए हैं। जैसे ये एक एग्जाम्पल देखेंगे कि in Ohm's law experiment, reading of voltmeter across the resistor is 12.5 volt and the reading of current is 0.20 ampere. Estimate the resistance in correct significant figures. तो डेल्टा V निकल के आया है 12.5 वोल्ट। सबसे पहली बात, जब ऐसे उसने लिखा तो इसका ये मतलब है इस डिवाइस का लीस्ट काउंट 0.1 वोल्ट है और करंट उसने लिखा है 0.20 एम्पियर। तो जब ये लिखा तो इसका मतलब इसका लीस्ट काउंट 0.01 एम्पियर है। अब सवाल है इन 3 डिजिट्स में से कितने सिग्निफिकेंट हैं और ये इसमें कौन कौन सिग्निफिकेंट है। तो यहां पर अगर देखेंगे तो यहां नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 3 और यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2। ये वाला 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, ये 2 और ये 0 सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 2। तो हमें रेजिस्टेंस बतानी है। फॉर्मूला हमें आता है डेल्टा वी इजिकल टू आई आर, आर इजिकल टू डेल्टा वी अपॉन आई। तो ये हो जाएगा 12.5 अपॉन 0.20। तो ये जब करेंगे तो ये निकल के आएगा इस तरीके से 125 अपॉन 2 विच इज 62.5। तो सवाल है मैं इसको क्या डिनोट करूंगा, 62.5 ओम नहीं, क्योंकि ये जब ये डिवीजन हुआ है तो ये ऊपर वाले में 3 थे और नीचे वाले में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। तो फाइनल आंसर में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, मतलब यहां तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो यहां तक अगर राउंड ऑफ करना है तो आपको इसके बाद का डिजिट देखना पड़ेगा। बाद का डिजिट 5 है, तो 5 अगर ये है तो इसको राउंड ऑफ करने यहां तक करना है अगर, तो ये नंबर देखेंगे ये वाला डिजिट इवन है तो ये आंसर आ जाएगा 62। तो इतना ही दिखा सकते हैं, 62.5 दिखाना सही नहीं होगा, 62 दिखा सकते हैं। ठीक है।